जी बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद सुहेल है और मैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पे पोस्टेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह साल 2013 और साल 2014 में मुझे पाकिस्तान हज मिशन के साथ मुआवन हजाज के तौर पर खिदमत करने का मौका मिला और मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और जो मैंने वहाँ पे सीखा वो चंद बातें आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपकी बतौर मुआवन हुजाज सिलेक्शन हुई है और आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस ख़ास मकसद के लिए चुना है। आ, पाकिस्तान हज मिशन जब मक्कातुल मुकरमा पहुंचता है तो डायरेक्टरेट ऑफ हुजाज ने पहले से कुछ बिल्डिंग्स रेंट आउट की होती हैं और उन्हें मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है। हर सेक्टर को जो बिल्डिंग्स मिलती हैं फिर उनकी जो सबसे पहला मरला होता है कि उनकी इंस्पेक्शन करनी होती है। इस पहले मरहले की बदौलत जो जो हमें काम करने होते हैं वही मैं आपके सामने वजाहत से पेश करूँगा। शुरू करते हैं। इस स्लाइड पर आप एक बिल्डिंग का इमेज देख रहे हैं। ये बिल्डिंग 2014 में पाकिस्तान हज मिशन के साथ तमाम अदर बिल्डिंग्स के साथ शामिल थी और इसकी कैपेसिटी 1656 हुजाज थी, तो ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस स्लाइड पे एक छोटी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें 487 हुजाज की गुंजाइश है और इस स्लाइड के अंदर आप एक और छोटी बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें 437 हुजाज की रहायश का इंतज़ाम किया गया है। तो आपको जो बिल्डिंग्स मिलेंगी वो बड़ी भी होंगी और छोटी भी होंगी और जब हम उनकी इंस्पेक्शंस कर रहे होंगे तो छोटी और बड़ी बिल्डिंग के लिहाज से हम अपनी मुख्तलिफ टीमें तश्कील देंगे। इसकी तफसील आइंदा स्लाइड्स के ऊपर आएगी। शुरू करते हैं। बिल्डिंग की इंस्पेक्शन सबसे अहम मरला होता है। मैं समझता हूँ कि हज मिशन की कामयाबी में बिल्डिंग का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर हमने बिल्डिंग्स को बहुत अच्छे से तैयार कर दिया, उसमें जो तमाम सहूलियात हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया, तो आप यकीन रखें ये इस बात की गारंटी है कि हम हज मिशन को कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता बिल्डिंग्स तैयार होने में कुछ नकाइस रह गए, कुछ कमियां रह गई, तो तमाम क़याम के दौरान हुजाज शिकायतें करते रहेंगे और फिर उससे हज मिशन की कामयाबी पर भी असर पड़ता है। तो हमारा पहला फोकस जो है, हमारी पहली मंजिल जो है, वो तमाम जो हाइड बिल्डिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से तैयार करना होता है। इस इंस्पेक्शन में इन बिल्डिंग्स की तैयारी में मुख्तलिफ मराहल हैं। मैं उन मराहल को तरतीब के लिहाज से और तफसील के लिहाज से आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले एक चेक लिस्ट है। ये एक प्रिंटेड पेज की फॉर्म में है जो कंप्यूटर से निकला होता है। ये चेक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। इस चेक लिस्ट की मदद से हमें बिल्डिंग की इंस्पेक्शन में मदद मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चेक लिस्ट में है क्या। अगर मैं इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान करूं तो इसके तीन हिस्से हो जाते हैं। पहले हिस्से में बिल्डिंग की अमूमी तैयारी के मुताल्लिक कुछ कॉलम्स दिए गए होते हैं जिसमें रिसेप्शन वगैरह शामिल हैं। दूसरे हिस्से में कमरे की तफसील के साथ इंस्पेक्शन बयान की जाती है जिसमें उसके लॉक से शुरू होता है, एसी है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, हैंगर्स हैं, कमरे के अंदर बेड्स के ऊपर मैट्रेसेस हैं, बेड शीट्स हैं, पिल्लो हैं, कर्टन्स हैं और डस्टबिन हैं जो कमरे के अंदर ही पड़ी होती है। और इस चेक लिस्ट के आखिरी हिस्से में वाशरूम की बाबत कुछ कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें वाशरूम का दरवाज़ा है, उसके अंदर एग्जॉस्ट फ़ैन है, हैंगर क्लिप्स हैं, शावर है, मुस्लिम शावर है, वॉश बेसन है और दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी एक्सेसरीज़ हैं जो कि वाशरूम के अंदर पाई जाती हैं। जैसे ही आपको इस चेकलिस्ट के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए, आपने इसका प्रिंट ले लेना है और उस प्रिंट को लेकर हम इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी इंस्पेक्शंस करते जाते हैं इस चेकलिस्ट को टिक करते जाते हैं या क्रॉस करते जाते हैं। अगर मैं वापस पिछली साइड पे जाऊं तो आप देख रहे होंगे कि कुछ टिक लगे हुए हैं यहाँ पे और कुछ जगहों पे क्रॉस लगे हुए हैं। टिक लगने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस कमरे का जो लॉक है वो ओके है तो हमने उसे टिक कर दिया।
और यहाँ पे टीवी को क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस कमरे में टेलीविज़न पहले से मौजूद नहीं है। क्रॉस करने का मतलब ये होगा कि एंड पे जब हम उनको नोटिस देंगे या अपनी रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि इस कमरे के अंदर ये चीज़ मिसिंग थी। तो चेकलिस्ट को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया है तो आपकी इंस्पेक्शन कदरे आसान हो जाएगी, भले आपका कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो या आप पहली दफ़ा जा रहे हूँ। जब तक आप चेकलिस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छा सा समझेंगे नहीं, आपकी इंस्पेक्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया तो आपके बाकी के मराहल आसान हो जाएंगे। तो मैं वजाहत से बयान करता हूँ फिर कि चेकलिस्ट को अच्छी तरह समझें और इसके जो तीन हिस्से हैं, पहला इमारत के अमूमी हिस्सों से मुताल्लिक़ है, दूसरा कमरों से मुताल्लिक़ है और तीसरा बाथरूम से मुताल्लिक़ है, उसका अच्छी तरह मुताला करें और इसे टिक करते जाएं या क्रॉस करते जाएं। इससे पहले कि हम इंस्पेक्शन शुरू करें, हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान हज मिशन ने बिल्डिंग के मालिक के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और बिल्डिंग का मालिक जो है वो क्या सहूलियात मुहैया करने का पाबंद है। जब आप मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचेंगे तो अपने एमसीओ से सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट की एक ड्राफ्ट कापी जो है वो मांग लें और उसको बगौर पढ़ लें, अच्छी तरह पढ़ लें और उसके बाद अपने छोटे छोटे नोट्स भी ले लें कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग के अंदर कौन सी अशिया होनी चाहिए और कितनी तादाद में होनी चाहिए। अगर मैं साल 2014 के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, इससे पहले कि मैं 2014 के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हर साल थोड़ा बहुत तब्दील होता है। कुछ चीज़ें पहले से बढ़ जाती हैं, कुछ कम हो जाती हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने हर साल क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 2014 में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उसमें हाजियों की तादाद के लिहाज से एक बिल्डिंग के अंदर 20 हाजियों के लिए एक वॉशिंग मशीन रखी गई थी, 25 हाजियों के लिए एक वाटर डिस्पेंसर रखा गया था। तो अगर आपकी किसी भी इमारत में 100 हाजी आ रहे हैं तो आपने इंश्योर करना है कि उस बिल्डिंग के अंदर 5 वॉशिंग मशीन मौजूद होनी चाहिए और उसके अंदर 4 वाटर डिस्पेंसर भी मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी हाजी आएंगे उतने बेड लगेंगे, हर बेड के ऊपर एक मैट्रेस होगा, चादरों का एक जोड़ा और एक पिलो कवर्स का पेयर होगा और इस तरह एक नया ब्लैंकेट होगा जो होपफुली बिल्कुल नया होना चाहिए और प्लास्टिक की जिप वाली शीट के अंदर पैक होना चाहिए। या सम टाइम ये भी होता है कि वो नया नहीं होता, उसको अच्छे से ड्राई क्लीन करवाया होता है और अगर वो ड्राई क्लीन भी करवाया हुआ है तो उसको अच्छी तरह ड्राई क्लीन वाली वो शीट जो है प्लास्टिक की पॉलीथीन उसके अंदर पैक होना चाहिए। तो यहाँ तक मैं थोड़ा सा रीकैप करता हूँ, राउंड अप करता हूँ कि हमने अभी तक ये देखा है कि हमने अमारात की तैयारी करवानी है और ये सबसे अहम मरला है। दूसरा, हमने ये देखा कि वो चेक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए जिसके ऊपर हम क्रॉस करते जाएंगे या टिक करते जाएंगे ये चीज़ें मौजूद हैं और ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और तीसरा, हमें उस कॉन्ट्रैक्ट की कापी से ये पता कर लेना चाहिए कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन सी सहूलियात कितनी तादाद में होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे ही आप बिल्डिंग में इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले उसके बैरूनी माहौल का जायज़ा लें और इस तरह का एक निशान ढूंढें। ये निशान पाकिस्तान के झंडे वाला इस बात की निशानदही करता है कि ये इमारत हुजाज पाकिस्तान के लिए है। इमारत के ऊपर आप ये देख रहे हैं अरबी में और इस साइड पे अंग्रेज़ी में उस इमारत का नंबर लिखा होता है। साथ ही उस इमारत के अंदर जो हाजियों का मुतलका मकतब है, मकतब का नंबर भी लिखा होता है, अरबी में भी और अंग्रेज़ी में भी। और दरमियान में कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं जिसमें हेल्पलाइन का नंबर है, जिसमें दूसरे टेलीफोन नंबर्स हैं जो कि हज मिशन ऑफिस के हैं और जो हाजियों को डिफरेंट मालूमात देने में या उनकी इवन शिकायत सुनने में भी मददगार होते हैं। तो आप जैसे ही बिल्डिंग में एंटर हूँ इसको नोट करने के बाहर लगा हुआ आइडेंटिफिकेशन साइन बोर्ड मौजूद है या नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो अहम है जिसका बगौर जायज़ा लेंगे, चूँकि कुछ हाजी ऐसे भी हमारे आ जाते हैं जो माजूर होते हैं, बीमार होते हैं या दौरान सफ़र उनको छोटी मोटी बीमारी लग जाती है और वो अपने पाँव पर चलकर बिल्डिंग में नहीं जा सकते, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले कि क्या व्हील चेयर रैंप जो आप यहाँ पे एरो के पास देख रहे हैं मौजूद है या नहीं। अगर तो मौजूद है तो अच्छी बात है, अगर मौजूद नहीं है तो नोट कर लें
और कोशिश करें कि व्हील चेयर रैम्प जितनी जल्दी बन जाए। इस बिल्डिंग में आप ये देख रहे हैं कि इन ओरिजिनल अगर आप इसका बगौर जायज़ा लें बिल्डिंग का, तो व्हील चेयर रैम्प पहले से मौजूद नहीं था। इस सीमेंट की इन लाइनों से आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर रैम्प बाद में बनाया गया है। और इस व्हील चेयर रैम्प को सीमेंट से बनाने के बाद इसको थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए, थोड़ा अच्छा और सॉफ्ट करने के लिए इसके ऊपर एक कारपेट भी डाला गया है। और जैसे ही आप बिल्डिंग में एंटर होंगे, व्हील चेयर रैम्प आपने देख लिया, साइन बोर्ड देख लिया, तो अगला मरहला जो है वो उसकी रिसेप्शन का है। रिसेप्शन पे आप जाएं तो तीन चीज़ें आप नोट करें। पहली बात, वहाँ पे एक एलसीडी स्क्रीन, जिसे हम टेलीविज़न भी कहते हैं, वो लगा होना चाहिए। और प्रेफरेबली इसके साथ हरम चैनल का, जो कि लाइव हरम की नशरियात आती हैं, वो भी हम डिस्प्ले करते हैं, ताकि हाजियों को बिल्डिंग में बैठकर ही पता चलता रहे कि हरम के अंदर इस वक्त कितना रश है, कौन सी नमाज चल रही है या क्या मामला हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो रिसेप्शन के ऊपर मौजूद होनी चाहिए, आप एरो की तरफ देखें, एक कीबोर्ड रैक है। इस कीबोर्ड रैक के ऊपर तमाम कमरे जो इस इमारत के अंदर मौजूद हैं उनका नंबर लिखा होता है। और जैसे ही हाजी अपने कमरे को लॉक करके रिसेप्शन पे आते हैं, तो उन्होंने अपनी चाबी रिसेप्शन पे जमा करवानी होती है। तो हमारा जो भी मुआवन वहाँ पे ड्यूटी पर होगा, वो चाबी मुतलका कमरा नंबर के खाना में रख देता है या लटका देता है। और तीसरी और बहुत अहम बात जो ये है कि वहाँ पे एक टेलीफोन होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि हमारे इस इमारत के अंदर हाजी कितने हैं। अगर मैं साल 2014 में किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो 250 हाजियों के लिए एक लोकल लाइन रखी गई थी। तो अगर आपकी बिल्डिंग में 500 हाजी आ रहे हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि 2 टेलीफोन लाइन्स वहाँ पे मौजूद हों। अगर मौजूद हैं तो अपने उसी इंस्पेक्शन परफॉर्मे के ऊपर इसे टिक कर लें, और अगर नहीं है तो नोट कर लें, क्रॉस लगा लें, ताकि बाद में जब बिल्डिंग के मालिक को नोटिस दिया जाएगा कि ये चीज़ें कम हैं, इनको पूरा किया जाए, तो फिर उसमें इसका भी जिक्र किया जाएगा। अगली बात, आप इस तस्वीर के अंदर एक शख्स को खड़ा होते हुए देख रहे हैं। इसको हम अरबी में हारिस कहते हैं। ये बेसिकली बिल्डिंग के मालिक का नुमाइंदा भी होता है और उसका मुलाजिम भी होता है। आप ये नोट करने कि बिल्डिंग का जो मालिक है वो अक्सर औकात बिल्डिंग में मौजूद नहीं होता, उसके साथ आपकी मुलाकात बहुत कम होगी। जब भी आपने बिल्डिंग की बाबत कोई रिक्वेस्ट करनी है बिल्डिंग के मालिक को, तो हमेशा इसी शख्स के ज़रिए होगी जिसे मैं हारिस कह रहा हूँ। हारिस जो है वो हमारी हर रिक्वेस्ट को नोट करता है। कुछ काम वो अपने तौर पे भी कर देता है, जैसे सफाई करवाना है तो हारिस की ज़िम्मेदारी सफाई करवानी होती है, वो मालिक की तरफ से ज़िम्मेदार होता है, वो सफाई खुद ही करवा देता है। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ख़राब हो गई हैं, किसी इलेक्ट्रिक स्विच ख़राब हो गया है, कहीं फ्रिज ख़राब हो गया है, कहीं पानी कम है, तो इस तरह की बातें जो हैं ये हारिस अपने तौर पे भी कर देता है। और अगर हम कोई बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि 10 वाशिंग मशीनें हैं, 20 होनी चाहिए थी या 25 होनी चाहिए थी, तो अब ये चूँकि एक नई चीज़ परचेज़ होनी है, तो इस तरह की बातें जब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तो हारिस जो है वो अपने मालिक के, जो कि बिल्डिंग का मालिक है, उसके नोटिस में लेके आता है, फिर उसकी मदद से वो चीज़ें फराम होती है। ये शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तमाम भाइयों से खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि जाते ही हारिस का पता लगाएं, उसका नाम और उसका नंबर अपने पास लिख लें, उसके साथ दोस्ती लगा लें, उसको चाय पानी पूछें, कभी उससे चाय पी लिया करें, कभी उसको पिला दिया करें। जैसे ही आपके साथ इसके दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार होंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी जो रिक्वेस्ट हैं हाजियों की खिदमत के लिए, वो ये अपने तौर पर करता रहेगा और आपके हाजी काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आपने इसके साथ दोस्ती ना लगाई या आपके इसके जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा टेंशन का शिकार हो गया, तो फिर आपके लिए और आपके हाजियों के लिए मसाइल होंगे। तो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि इसका नाम हारिस है, ये बिल्डिंग के मालिक का नुमाइंदा है और हमारे लिए ये बहुत अहम शख्स है। अगर ये हमारे साथ होगा, हमारी मदद के लिए हर वक्त मुस्तैद और तैयार होगा, तो हमारे हाजी बहुत ही आराम से रहेंगे। आगे चलते हैं। अभी जैसे ही मैं रिसेप्शन से थोड़ा आगे जाता हूँ, या आप जिस किसी बिल्डिंग में आगे जाएंगे, तो जो पहली चीज़ आपने नोट करनी होती है कि उस बिल्डिंग में लिफ्टें कितनी लगी हुई हैं, उन लिफ्टों की कैपेसिटी क्या है, और क्या वो लिफ्टें वर्किंग कंडीशन में हैं कि नहीं। अगर आप इस स्लाइड के दाएं तरफ देखें, यहाँ पे ये एक मुआवन जैकेट पहने हुए हैं, उन्होंने अपना हाथ लिफ्ट के ऊपर रखा है, लिफ्ट खुल गई है। तो लिफ्ट चेक करने का तरीका ये है कि हमेशा लिफ्ट के अंदर सवार हो जाएं और उसे तमाम फ्लोर्स के ऊपर खड़ा करके देखें क्या वो मुतलका फ्लोर्स के ऊपर रुकती है। आप इस पे बैठें, सबसे पहले जो भी फ्लोर है, अगर एम फ्लोर है, मिस 9 उसका बटन दबा दें, एम फ्लोर पर बाहर निकलें, देखें कि एम के ऊपर रुकती है, फिर 1 का बटन दबाएं, 1 के ऊपर जाके रुकें, 2 का बटन दबाएं। इस तरह बारी बारी तमाम लिफ्टें चेक कर लें।
अगर आपकी लिफ्टें वर्किंग कंडीशन में होंगी, आपकी लिफ्टें अच्छी होंगी, और अगर आपकी बिल्डिंग की लिफ्टें जो हैं वो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो आने वाले दिनों में जब हुजाज इस बिल्डिंग में रह रहे होंगे तो उनके लिए सहूलत होगी। आप देखते हैं कि अगर लिफ्टें इसकी ख़राब हैं, लिफ्टें इसकी रुक जाती हैं, लिफ्टें इसकी इंटरप्शन का शिकार हो जाती हैं, तो जब एकदम से हाजी आएंगे, बिल्डिंग का लोड पड़ेगा लिफ्टों के ऊपर, तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तो लिहाजा मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिफ्टों की बड़े अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करनी होती है। और सम टाइम ये भी होता है कि लिफ्ट के अंदर 1 का बटन लिखा होता है, और जब वो 1 का बटन आप दबाते हैं तो वो किसी M फ्लोर के ऊपर जाके रुक जाती है। अगर ऐसा हो तो फिर आप फ्लोर के हिसाब से लिफ्ट के बटन के ऊपर दूसरे नंबर भी लगा दें, ताकि फ्लोर का नंबर जहाँ पे जाके लिफ्ट रुकी है और जो बटन अंदर लिफ्ट के अंदर लगा हुआ है वो मैच कर जाएं। लिफ्टों की इंस्पेक्शन के बाद जो अगला मरहला है वो लॉबी है। लॉबी बेसिकली वो ओपन स्पेस है जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही होता है, रिसेप्शन के पास ही होता है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि जो बिल्डिंग अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये कह लें कि 1200 हाजियों के लिए है। तो 1200 हाजी इकट्ठे तो नहीं आएंगे, एक फ़्लाइट पे मैक्सिमम 500 तक हाजी आ जाते हैं। तो अगर 500 हाजी इकट्ठे आ गए हैं, बसों से उतरना शुरू हो गए हैं, तो आपने ये हिसाब लगाना है कि जो रिसेप्शन के पास लॉबी या खुला एरिया है, कि उसमें 500 लोग खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं या कमो बेश इससे आ सकते हैं। तो अगर तो आपकी बिल्डिंग की लॉबी बड़ी है तो आप खुशकिस्मत भी होंगे, क्योंकि आपको उससे बड़ी सहूलत मिलेगी। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बिल्डिंग की लॉबी छोटी है, तो फिर आपको कोई अल्टरनेट जगह देखनी होगी, यहाँ पे साथ कोई बेसमेंट देख लें, ताकि एकदम से अगर इतने ज़्यादा हाजी आ जाएं तो उनको खड़ा करने के लिए मसाइल पैदा ना हों। लॉबी में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो लॉबी का ओपन स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा लॉबी के अंदर, जैसे आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, बहुत सारी बैठने की कुर्सियां या सोफ़े रखे हुए हैं, ताकि जब हाजी एकदम से आएँ, जब वो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं तो बैठ सकें। इसके अलावा जब वो रह भी रहे होंगे इस बिल्डिंग के अंदर, नमाज़ों के लिए हरम जा रहे होंगे, खाने के लिए आगे पीछे जा रहे होंगे, तो सम टाइम वो लॉबी में रेस्ट भी कर लेते हैं। लॉबी के अंदर दूसरी चीज़ जो देखने वाली है, कि जैसे हमने शुरू में कहा कि टेलीविज़न रिसेप्शन के ऊपर रखा होना चाहिए, तो 2014 में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें हमने 2 LCDs 2 टेलीविज़न रखे थे। तो एक रिसेप्शन के ऊपर यूजली लगा होता है और दूसरा लॉबी के किसी एक हिस्से में लगा होता है। तो इसकी भी इंस्पेक्शन स्टेज के ऊपर कर दें। लॉबी के बाद जो दूसरा पब्लिक एरिया है वो मास्क है, और ये बहुत अहम है। अगर बिल्डिंग थोड़ी बड़ी है, जैसे आप इस स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, स्लाइड के अंदर, ये एक होटल टाइप बिल्डिंग थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 1656 हाजियों की कैपेसिटी थी, और इसमें M फ्लोर के अंदर होटल के अंदर मस्जिद पहले से बनाई गई थी। आप इसकी कारपेटिंग से ही देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत कारपेट लगाए गए हैं। तो आपने मस्जिद को ख़ास तौर पे देखना है। जब इतनी ज़्यादा तादाद में किसी बिल्डिंग के अंदर हाजी आ जाते हैं और नज़दीक कोई मस्जिद ना हो, तो वो हाजी जो हरम नहीं जा सकते, वो अपनी बिल्डिंग के अंदर ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये मस्जिद जो है वो बहुत काम आती है। अगर आप देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर मस्जिद नहीं है, तो जैसे आप इस स्लाइड के ऊपर ये लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, तो ये एक मेरी बिल्डिंग थी 2014 में। तो इसमें हमने फिर ये किया कि हमने एक टेम्परेरी एरिया ईयर मार्क कर दिया, उसके अंदर 4-5 कारपेट बिछा दिए ताकि लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें। बिल्डिंग भी छोटी थी तो थोड़ा सा एरिया काफ़ी होता है। इस तरह राइट साइड पे ये बिल्डिंग में कारपेट तो पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन इसको ईयर मार्क कर दिया गया है कि इतने हिस्से के अंदर जो है वो हाजी साहबान नमाज़ पढ़ा करेंगे। तो ये 2 बातें हैं, मैं इन दोनों को फिर से रिपीट करता हूँ कि पहले देखें, पहले से बिल्ट इन कोई मास्क हो। अगर बिल्ट इन मास्क नहीं है तो कोई एक एरिया जो है उसे कारपेटेड करके मस्जिद के लिए मखसूस कर दें। उसके बाद अगली जो बात है वो है रेस्टोरेंट का एरिया। साल 2014 से पहले हज मिशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हाजियों को खाना प्रोवाइड नहीं करती थी, लेकिन साल 2014 में सऊदी हुकूमत की रिक्वेस्ट के ऊपर यह लाजमी करार दे दिया गया कि तमाम हाजियों को खाना बिल्डिंग के अंदर ही फ्राहम किया जाएगा। और जब ये स्टेज आई तो फिर उस वक़्त रेस्टोरेंट के लिए जगह को ईयर मार्क करना ज़रूरी हो गया। अगेन ये वही बिल्डिंग है, थोड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, इसके ऊपर ये फ्लोर पे रेस्टोरेंट की जगह पहले से खाली पड़ी हुई थी। तो आपने कोई भी ओपन स्पेस ढूंढनी है, फिर उसके अंदर कुर्सियां लगवानी हैं, टेबल्स लगवाने हैं, और चूंकि हम हुजाज की मदद के लिए, उनकी खिदमत के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इस एरिया को भी हम जितना नीट एंड क्लीन और डेकोरेटेड रखेंगे, हाजी खाना खाते हुए उतना ही कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना ही खुश रहेंगे, और हज मिशन भी कामयाब होगा और आपको भी दुआएं देते रहेंगे। अगली स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ तक मैंने
इमारत के उन तमाम हिस्सों को जिसे आप पब्लिक एरियाज़ कह सकते हैं उनकी बात की। मैं थोड़ा सा रीकैप करता हूँ। सबसे पहले हमने वो चेकलिस्ट की बात की, उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट की शिकों की बात की, उसके बाद हमने साइन बोर्ड और व्हीलचेयर रैंप की बात की, और फिर हमने रिसेप्शन पर जाकर हारस, टेलीविज़न, लॉबी और सिटिंग एरियाज़, और उसके बाद रेस्टोरेंट और मस्जिद की बात की। अब हम एक कमरे के अंदर दाखिल हो जाएंगे और एक कमरे में कितनी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जैसे ही आप कमरे के अंदर एंटर होने से पहले आप दरवाजे के ऊपर देखें, आपको इस तरह का एक स्टिकर नज़र आएगा। इस स्टिकर के ऊपर 3-4 किस्म की इंफॉर्मेशन दी होती है। बिल्डिंग का नंबर लिखा होता है, उस कमरे का नंबर लिखा होता है, उस कमरे में कितने हाजी आएंगे उनकी तादाद लिखी होती है, और उन तमाम हाजियों के नाम भी लिखे होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें एक शमीम आरा हैं, दूसरी नूर जहान है, तीसरी ज़ोरा बीबी हैं, ख़ातून दारो हैं। तो इस तरह ये ख़वातीन का बेसिकली कमरा है। तो 6 ख़वातीन हुजाज यहाँ पे रहने के लिए आ रही हैं। उनका नाम और उनका जो है ग्रुप नंबर भी साथ इस पे आगे आप देख रहे होंगे, 2 नंबर लिखे हुए हैं हर नाम के आगे। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे नंबर है ये वाला, ये ग्रुप नंबर है, और ये वाला जो राइट पे है ये उनका एप्लीकेशन नंबर है। तो अगर खुदा न खास्ता एक ही नाम की 2 ख़वातीन आ जाएं तो उनका एप्लीकेशन नंबर डिफरेंट होगा, उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कमरे में एंटर होने से पहले ये फिगर ज़रूर नोट करें, तादाद हुज्जाज, और उसकी बेस पे उतने ही बेड हमने उस कमरे के अंदर इंश्योर करने हैं। अगली साइड पे जाता हूँ। कमरे में दाखिल होने से पहले सबसे पहले कमरे का जो दरवाज़ा है वो चेक करें, उसको लॉक करके देखें क्या दरवाज़ा लॉक हो जाता है। दरवाजे को बंद करके देखें, दरवाजे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर वो दरवाज़ा कहीं पे रुकावट डालता है, बंद होने में मुश्किल पेश आती है, या उसका जो ताला है वो ख़राब है या लॉक नहीं होता, तो आप, जैसे मैंने देखा स्टिकर पे कमरे का नंबर 104 लिखा हुआ था, तो मैं रूम नंबर 104 के आगे उसी चेक लिस्ट के ऊपर लॉक को क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करने का मतलब ये होगा कि इसका लॉक ख़राब है। अगर आप समझते हैं कि लॉक ओके है, बंद होता है, प्रॉपर है, दरवाजे में रुकावट भी नहीं है, तो आप उसको टिक कर देंगे, और इसका मतलब ये होगा कि इसका लॉक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। कमरे के अंदर दाखिल हूँ, सबसे पहले जैसे ही आप दरवाजे के साथ दाखिल होंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, बोर्ड है, वो कमरे के दरवाजे के साथ ही लगा होता है। तमाम बटन ऑन कर दें, कमरे की लाइटें रोशन हो जाएंगी। कमरे की लाइटें अगर क्लियर हैं तो अपनी चेक लिस्ट के ऊपर उन्हें ओके कर दें। अगर लाइटें ख़राब हैं एक आध, तो चेक लिस्ट के ऊपर क्रॉस कर दें, ताकि उसको बाद में फिर रिपेयर करवा लिया जाएगा। एयर कंडीशनर इस कमरे के अंदर सबसे अहम चीज़ है। आप ये नोट करें कि कमरे के अंदर एयर कंडीशनर विंडो टाइप है या स्प्लिट टाइप है। अगर तो विंडो टाइप है, जैसा कि आपको इस स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा है, तो उसको फौरी तौर पर ऑन करें। जैसे ही आप ऑन करेंगे एकदम से आपको आइडिया हो जाएगा कि एसी कूलिंग कर रहा है कि नहीं। एक आध मिनट कमरे के अंदर एसी के सामने ठहरें, अगर तो वो कूलिंग कर रहा है तो चेक लिस्ट के अंदर एसी को ओके कर दें। अगर वो कूलिंग नहीं कर रहा तो चेक लिस्ट के अंदर उसको क्रॉस कर दें। एसी की इंस्पेक्शन करते हुए आप बहुत ही स्ट्रिक्ट रहें, बहुत ज़्यादा मुतात रहें। अगर आप समझते हैं कि एसी की कूलिंग मुनासिब सी है, बहुत अच्छी नहीं है, तब भी इसको क्रॉस कर दें, क्योंकि इस कमरे के अंदर जैसे हमने वो स्टिकर के ऊपर भी देखा, 6 हुजाज ने रहना है। तो अगर एसी बहुत अच्छी कूलिंग नहीं करेगा तो फिर हाजियों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अगर तो स्प्लिट टाइप का एसी है तो फिर 2 चीज़ें नोट करें कि उसका रिमोट होना चाहिए, क्योंकि वो रिमोट से ऑपरेट होता है, और दूसरा उसकी कूलिंग अपेयर होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो आप उसकी कूलिंग को 5-10 मिनट के बाद अच्छी तरह देखकर फिर अगले कमरे में जाएं, ताकि एसी की चेकिंग बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अगला मरला आपने काउंट कर लेना है कि बेड कितने हैं। जैसे बाहर स्टिकर पे 6 लिखा हुआ था, अगर इसके अंदर 6 ही हैं तो आप ओके कर दें। अगर आप समझते हैं कि बेड 7 पड़े हुए हैं तो आप अलहदा से नोट दे दें कि इस कमरे में से एक बेड हमने निकालना है, या 5 पड़े हुए हैं तो फिर नोट दे दें कि इस कमरे के अंदर हमने एक बेड डलवाना है। उसके बाद किसी एक बेड के ऊपर बैठ कर देखें पहले, फिर उसके गद्दे को उठा कर देखें, गद्दे को दबा कर देखें, उसकी क्वालिटी, उसका साइज़ और उसकी जो थिकनेस है, ये 3 चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। क्वालिटी से मुराद यह है कि गद्दा बिल्कुल नया होना चाहिए, उसके ऊपर आप बैठें तो उसको एकदम से बैठ नहीं जाना चाहिए। साइज़ का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि गद्दे की थिकनेस कितने सेंटीमीटर होगी। जो 2014 में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें गद्दी की जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर, आप ये कह लें कि आलमोस्ट एक जो 20 सेंटीमीटर आप अगर पैमाना ले लें तो बहुत अच्छी बात है। उसको मैयर कर लें। उसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर होती है, और उसकी चौड़ाई का यूजली इशू आता है कि इस दफ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट में 2014 में मिशन ने 100 सेंटीमीटर रखा था, लेकिन प्रैक्टिकली देखने में आया कि गद्दों की चौड़ाई जो है ना वो 90 या 80 होती है।
तो 80 या 90 सेंटीमीटर भी चल जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो। अगर आप समझते हैं कि गद्दे सही हैं तो आप ओके कर दें। अगर आप समझते हैं कि गद्दे ठीक नहीं हैं या उनकी थिकनेस बहुत कम है या वो बहुत पुराने हैं, तो इसके ऊपर बिल्कुल समझौता ना करें, क्योंकि हाजियों ने पूरा महीना इसी गद्दे के ऊपर सोना है। और अगर किसी एक हाजी को एक बेड मिलेगा, उसका कोई मेहमान आता है तो वो भी इसी गद्दे के ऊपर बैठेगा। तो जब दो हाजी बैठेंगे तो गद्दा बिल्कुल ही बैठ जाएगा और हाजी बार बार आपको शिकायत करेगा, जी आपने ये कैसी इमारत ले ली है, इसकी तो बेडिंग ही ठीक नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि गद्दों की क्वालिटी या उनकी थिकनेस ठीक नहीं है, तो फौरी तौर पर पॉइंट आउट करें। मैं आपको ये एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप देखें। इस स्लाइड को गौर से देखने से पता चल जाता है कि इसकी जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर नहीं है। और अगर इस तरह के गद्दे हों, उनकी क्वालिटी ख़राब हो, तो फौरी तौर पर उनको रिमूव करवाएं। इस स्लाइड के ऊपर आप देखें, आपको ये ऊपर वाला गद्दा वैसे ही ये सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता, ये इस तरह टेढ़ा दरमियान से वैसे ही बैठा हुआ, हालांकि इसके ऊपर कोई हाजी साहब नहीं बैठे हुए। इस तरह के गद्दे बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं होते। ये वैसे भी फोम के मेट्रेसेस हैं, इनको बिल्कुल नया होना चाहिए था, इनकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। चूँकि ये नहीं थी तो फिर इनको निकलवा दिया गया। तो आपने बहुत विजिलेंट रहना है, बड़े गौर से जायज़ा लेना है और गद्दों की क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल समझौता नहीं करना है। तो कमरे के अंदर अभी तक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं। पहले मैंने एयर कंडीशनर की बात की थी कि उसकी कूलिंग के ऊपर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और उसके बाद हमने बेड की जो है, मेट्रेस की जो है क्वालिटी, उसके ऊपर भी समझौता नहीं करना। आपने ये इंश्योर करना है कि बिल्डिंग के मालिक को बार बार रिक्वेस्ट की जाए कि वो तमाम मेट्रेसेस जिनकी क्वालिटी, जिनका साइज़ और जिनकी थिकनेस जो है वो आपके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, उनको फौरी तौर पर बिल्डिंग से निकलवाया जाए। मैंने आपको ये एक स्लाइड दिखाई है, ये एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी है। आप देख रहे हैं कि कमरे के अंदर 4 बेड लगे हुए हैं और ये गद्दे की थिकनेस आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। बेडिंग आप देख रहे हैं, चादरें नीट एंड क्लीन है, पिलो कवर्स नीट एंड क्लीन है। और वही बात जो मैंने शुरू में भी की थी, ब्लैंकेट या तो नया होना चाहिए या ड्राई क्लीन होके आया हो और वो पॉलीथीन शीट के अंदर पैक हुआ हो। ये बिल्डिंग के मालिक की कर्टसी है कि उसने इवन फर्श के ऊपर एक कारपेट भी बिछाया हुआ है। यूजली हाजी सम टाइम कमरे में भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो ये कारपेट बहुत काम आता है, इकट्ठे खाना खा लेते हैं, बैठने के काम आता है। तो ये एक परफेक्ट व्यू है। आप पीछे देख सकते हैं कि कमरे के अंदर विंडो है, उसके ऊपर कर्टन भी लगा हुआ है। तो अगर आपने अपनी बिल्डिंग ऐसे तैयार करनी, हर कमरा ऐसे तैयार करनी है जैसे आपको इस स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका मिशन बहुत कामयाब होगा, आपका ज़मीर बहुत मुतमिन होगा और आपके हाजी भी बहुत खुश रहेंगे। आगे चलते हैं। एक कमरे की इंस्पेक्शन को मैं थोड़ा रीकैप करता हूं। हमने स्टिकर देखा, उसके ऊपर तादाद हुजाज को नोट किया, उनके नामों को नोट किया, उतने ही बेड कमरे में इंश्योर करवाए, एसी को ठीक ठाक से चेक किया, गद्दों को चेक किया और लाइट्स को चेक किया। उसके बाद हम उसी कमरे के अंदर यूजली अटैच बात होते हैं बिल्डिंग में, तो एक वाशरूम की इंस्पेक्शन अब हम करेंगे। ये भी बहुत अहम मरला होता है और बहुत सेंसिटिव मामला भी है। सबसे पहले जैसे हमने कमरे को शुरू किया था, ऐसे ही वाशरूम के अंदर जो लॉक लगा हुआ है उस लॉक को अच्छी तरह चेक करें। वॉशरूम के अंदर जाएं, अंदर से दरवाज़ा बंद करके देखें, दरवाजे को अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए। और अगर वो दरवाज़ा ठीक है, सही तरह से बंद हो रहा है चाबी के साथ या चाबी के बगैर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अगेन हम अपनी चेक लिस्ट के ऊपर उसी कमरे का नंबर लिखेंगे, कमरा नंबर 104, वाशरूम का दरवाज़ा लॉक ख़राब है, उसको क्रॉस कर देंगे। अगर ओके है तो ओके कर देंगे। उसके बाद वाश बेसन को चेक करेंगे, दोनों साइडों से टैप को चला कर देखेंगे, पानी निकलना चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए और दोनों साइडों को खोलने से पानी को आना चाहिए, जैसे आप इस तस्वीर के अंदर देख भी रहे हैं। आगे चलते हैं। वॉशरूम के अंदर एग्जॉस्ट फैन मस्ट प्रेजेंट होता है, इसको ऑन होना चाहिए, इसको वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि वॉशरूम के अंदर जो छोटी मोटी फाउल स्मेल आती है वो इसी एग्जॉस्ट फैन की वजह से कमरे तक नहीं पहुंचती, वॉशरूम के अंदर से गायब होती रहती है। फिर इस तस्वीर के दाईं तरफ देखें आप स्लाइड के, मेरे एक मावन साथी ने ये जो शावर है जिससे गुस्ल लेते हैं वो चेक किया है, खोला है, पानी आप नीचे देख रहे हैं फ्लो कर रहा है, इसको वर्किंग हालत में होना चाहिए। लेफ़्ट साइड पे वो कमोड का बटन दबा रहा है, जैसे ही कमोड का बटन दबाता है तो उसके अंदर ये पानी का फ्लो आता है। तो ये दोनों स्लाइडें ये बता रही हैं, दोनों तस्वीरें जो हैं स्लाइड के ऊपर, कि इसका शावर और इसका कमोड जो है वर्किंग कंडीशन में है। तो अगर तो ये दोनों वर्किंग है तो अपनी चेक लिस्ट के ऊपर इनको ओके कर दें, अगर वर्किंग नहीं है तो इनको क्रॉस कर दें, बाद में रिपोर्ट के अंदर लिखा जाएगा और इन्हें रिपेयर करवाया जाएगा या रिप्लेस करवाया जाएगा। इस व्यू के अंदर देखें,
आप तीन चीज़ें नोट करें। पहली बात कि तमाम जो एक्सेसरीज लगी हैं, वॉश बेसन, कमोड, उनकी बहुत अच्छे तरीके से सफाई की गई है। अगर आप देखते हैं तमाम चीज़ें एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर रिक्वायरमेंट मौजूद हैं, सफाई अच्छी नहीं है तो सफाई का ही नोट दे दें और हारस को जाकर नोटिस दें जी आपके वाशरूम की सफाई ठीक नहीं है, तमाम वाशरूम की सफाई दोबारा करवाई जाए। उसके बाद जो मैं बात एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो ये एरिया है। इसमें आप नीचे एक बाल्टी देख रहे हैं, उसके ऊपर एक मग है और एक लोटा है। ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं। सम टाइम शावर ख़राब हो जाता है या सम टाइम हाजी साहबान शावर से नहाने के ये यूज़ टू नहीं होते, वो बाल्टी और मगे के साथ नहाना प्रेफर करते हैं, तो ये उस काम आएगा। और लोटा जो है उसकी अहमियत आप समझते ही हैं, हमारे हाजी जो हैं, बुज़ुर्ग हाजी ख़ास तौर पे वज़ू करते हुए लोटे का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत ही एसेंशियल आइटम है। फिर उसके बाद चौथी चीज़ आप देख रहे हैं कि इसके अंदर छोटी सी डस्टबिन भी पड़ी हुई है, तो छोटे मोटे टिश्यू पेपर और छोटी मोटी चीज़ें फेंकने के लिए ये काम आती है। तो इस तरह अगर आपने एक कमरे की इंस्पेक्शन करनी, उसके बाद एक वाशरूम की अच्छे से इंस्पेक्शन करनी, तो आप ये श्योर रहें कि आपने एक बहुत मेजर काम जो है उस कमरे का वो कंप्लीट कर लिया है। अब हाजी साहबान चूँकि आते हैं एक कमरे के अंदर, जैसे हमने एक कमरा नंबर 104 में देखा जो आपकी शुरू वाली स्लाइड पे था, 6 हुजाज ने रहना था, तो उन्हें अपने कपड़े लटकाने के लिए दो तरह से हम सहूलत देते हैं। एक तो वॉशरूम के दरवाजे की बैक साइड पे ये हैंगर लगा होता है, इस हैंगर को इंश्योर करें अगर पहले से मौजूद नहीं है तो अपनी चेक लिस्ट के अंदर क्रॉस लगाएं और इसको बाद में लगवाएं यहाँ पे, ताकि हाजी साहबान कपड़े बदलने जाते हैं वॉशरूम में तो अपने कपड़े यहीं लटका देते हैं। और दूसरा इस साइड पे अगर आप देख रहे हैं स्लाइड के राइट साइड पे, तो ये कमरे के अंदर एक हैंगर पड़ा हुआ है। कुछ हाजी साहबान ने इस पे कपड़े आप देख रहे रखे भी हुए हैं जो ड्राई क्लीन होके आए हैं या इस्त्री करके उन्होंने लटकाए हुए हैं। तो अगर वो इस्त्री करके कपड़े लटकाते हैं तो इस तरह के हैंगर पर लटका लेते हैं, और अगर वो वॉशरूम में चेंज करने जाते हैं तो इस हैंगर के ऊपर लटका लेते हैं। इन दोनों को पहले तो इंश्योर करें प्रेफरेबली। अगर दोनों नहीं हो सकते तो कम अज़ कम जो वॉशरूम के अंदर है, ये बहुत सस्ती आइटम भी है और ये लाजमी आइटम है, इसको ज़रूर वहाँ पर आप मुहैया करवाएँ। और जब ये मुहैया हो जाएगी तो हाजी साहबान के लिए सहूलत का बायस बनेगी। आगे चलते हैं। अब मैं एक कमरे से बाहर निकला हूँ, ये कॉरिडोर है, इसका आप व्यू देख रहे हैं। कॉरिडोर के अंदर आप दो तीन चीज़ें नोट करें। एक तो जगह जगह पे डस्टबिन पड़ी हुई है, हर दूसरे तीसरे कमरे के बाहर एक डस्टबिन पड़ा होता है। इस डस्टबिन के अंदर हाजी साहबान कोई भी चीज़ जो कूड़ा किरकट है, बचा हुआ खाना है, टिश्यू पेपर, वो फेंकते रहते हैं, तो इस डस्टबिन के अंदर जाएगी। इससे एक तो इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ रहेगा और जो सफाई करने वाला अमला है बिल्डिंग का, उनको भी सहूलत रहेगी। ये डस्टबिन ज़रूर रखवाएँ, सस्ती सी आइटम है, यूजली इग्नोर हो जाती है। अगर आप उससे कहेंगे तो फौरी तौर पर बिल्डिंग का मालिक या उसका हारस रखवा देगा। दूसरी चीज़, मैंने शुरू में डिस्पेंसर की बात की थी, हमने ये कहा था कि 25 हाजियों के लिए एक डिस्पेंसर होना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं इस तस्वीर के अंदर, आप देख रहे हैं एक डिस्पेंसर ये आगे पड़ा हुआ है और एक ये पीछे पड़ा हुआ है, दो पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इस फ्लोर के ऊपर कम अज़ कम 50 हाजी ज़रूर रह रहे हैं। तो अगर 50 रह रहे हैं तो आप दो डिस्पेंसर रखवा दें, अगर 25-30 रह रहे हैं तो एक काफ़ी है, अगर 100 रह रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग का फ्लोर है, तो आप इसके ऊपर 4 डिस्पेंसर रखवाएं। इस पे कॉरिडोर का व्यू भी देखें कि कितना साफ मंजर लग रहा है। छोटी छोटी डस्टबिन हर दरवाजे के बाहर पड़ी है और एक बड़ी डस्टबिन हर तीसरे चौथे दरवाजे के पास पड़ी हुई है। आगे चलते हैं। इसके बाद आप उसी कॉरिडोर में तीन चीज़ें नोट करें। ये स्लाइड के ऊपर सबसे पहले तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके ऊपर इसकी डेट भी लिखी होती है, इसका प्रेशर भी लिखा होता है। तो ये आप ज़रूर इंश्योर करें, खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, आग वगैरह लग जाए, तो फिर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये आग बुझाने के काम आएगा। इस पे तीन चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहली बात, इसे प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात, इसके ऊपर जो साइन लगा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है, जो इसकी डेट लिखी हुई है वो एज़ पर एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, इसका यहाँ पे देखेंगे तो प्रेशर की एक नॉब लगी होती है, इसका प्रेशर भी ग्रीन बेल्ट के अंदर होना चाहिए, तो फिर ही ये वर्किंग कंडीशन में होगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखें कि ये वाटर सप्लाई का सिस्टम है। बेसिकली अगर आग ज़्यादा बड़े पैमाने पे लगती है तो फिर इसको यहाँ से खोला जाता है और तमाम कमरों के अंदर इसका लिंक होता है, उससे फिर वो आग पानी सप्लाई करती है और आग को बुझाया जाता है। और तीसरी बात यहाँ पे नोट करें कि ग्रीन लाइट लगी हुई है, एग्जिट, ये बेसिकली एग्जिट है, एमरजेंसी एग्जिट भी इसे हम कहते हैं। अगर मैं अगली साइड पे जाता हूँ तो ये एमरजेंसी एग्जिट बेसिकली स्टेयर्स के ऊपर लगा होता है। तो अगर खुदा न खास्ता
बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस वक्त फिर लिफ्ट यूजली इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि लिफ्टों के रुकने का ख़तरा होता है, बिजली के बंद होने का खदशा होता है। तो फिर एमरजेंसी एग्ज़िट सीढ़ियाँ जो हैं वो बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। इसको इंश्योर करें, इसको एक दफ़ा देख ज़रूर लें, क्योंकि आपने उस बिल्डिंग का कंट्रोल लेना है, आपने उस बिल्डिंग को मैनेज करना है। तो अगर आप सीढ़ियों से एक दफ़ा गुजर जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन सी जगह पे सीढ़ियाँ हैं और कहाँ से नागहानी सूरत में भाग कर निकलना है। आगे किचन में चलते हैं। किचन के अंदर आप ज़रूर नोट करें कि हमारे एग्रीमेंट का भी ये हिस्सा होता है कि हर किचन के अंदर यूजली हमने एक इलेक्ट्रिक हीटर, या अगर इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक केटल है जो बिजली की मदद से चलती है, वो इंश्योर करनी होती है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, या इलेक्ट्रिक हीटर होगा या इलेक्ट्रिक केटल होगी। और अगर इलेक्ट्रिक हीटर दिया गया है, केटल नहीं दी गई, तो उसके साथ एक नॉर्मल केटल वो प्रोवाइड करेगा। ये यूजली हर शुगे के अंदर, हर फ्लैट के अंदर, शुगा फ्लैट को ही कहते हैं, एक फ्लैट में 2 या 3 कमरे होते हैं और 2 या 3 कमरों का इकट्ठा किचन होता है। तो इस किचन के अंदर एक हीटर है जिस पे हाजी साहबान यूजली चाय वगैरह पकाते हैं, या छोटी मिकदार में सम टाइम वो खाना भी पका लेते हैं। तो आपने अगर ये हीटर है तो इसको अपनी वो चेक लिस्ट के अंदर टिक कर देना है, अगर नहीं है तो क्रॉस लगाना है और उसको इंश्योर करना है। इसी तरह उसको केटल भी आपने प्रोवाइड करनी है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। राइट साइड पे कुछ इमारत ऐसी हैं जिसमें बिल्डिंग का जो मालिक है हर कमरे के अंदर एक रूम फ्रिज, जिसे हम छोटी फ्रिज भी कहते हैं, वो प्रोवाइड कर देता है। तो आप रूम की इंस्पेक्शन के दौरान नोट करें कि क्या वहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो उसको चला कर देख लें, चलती होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि हर रूम के अंदर फ्रिज नहीं है तो फिर किचन के अंदर, ये जो लेफ़्ट साइड पे जो एरो मैं घुमा रहा हूँ, आप देखेंगे कि बड़ी फ्रिज जो है वो मौजूद होनी चाहिए। बड़ी फ्रिज जो है वो पूरे फ्लैट के लिए काम आती है, इसलिए इसका बड़ा होना ज़रूरी है। इसको भी चला कर देख लें, इसका भी चलता होना ज़रूरी है। अब ये प्रैक्टिस जो है जिसमें हमने देखा कि एक फ्लोर को हमने चेक किया, उसके तमाम कमरों को चेक किया, उसके तमाम वॉशरूम को चेक किया, उसके कॉरिडोर को चेक किया, उसके अंदर आग बुझाने वाले आलात को चेक किया और एमरजेंसी एग्जिट को चेक किया। ये एक फ्लोर आपने देखा, मैंने आपके सामने पेश किया। तमाम फ्लोर की इंस्पेक्शन इसी तरह की जाती है। अगर आपने ये तमाम प्रैक्टिस उस फ्लोर पे, उस पूरी बिल्डिंग पे रिपीट करनी, तो आपकी बिल्डिंग की इंस्पेक्शन बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। एक मरला जो मैं दरमियान में जानबूझ के छोड़ गया था ताकि मैं उसे एंड पर डिस्कस करूंगा, वो है वॉशिंग मशीन। जैसे हमने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट में बात की थी कि 2014 में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उसमें 20 हाजियों के लिए एक वॉशिंग मशीन थी। तो वॉशिंग मशीन रखने की 2 जगह हैं। जैसे मैंने आपको शुगा के या फ्लैट के बारे में बताया, 2 या 3 कमरे होते हैं। तो अगर एक कमरे में 6 हाजी आ रहे हैं तो यूजली फ्लैट में 18-20 हाजी हो जाते हैं। तो हर फ्लैट के किचन के अंदर एक वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। कुछ इमारत वाले जो हैं मालिक, वो हर किचन में एक वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब आप किचन की इंस्पेक्शन कर रहे होंगे तो वॉशिंग मशीन को भी चला कर देख लें। कुछ बिल्डिंग के मालिकान जो हैं वो किचन में प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि छत के ऊपर वो तमाम बिल्डिंग की तमाम वॉशिंग मशीन को रख देते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 बातें नोट करनी है अगर वॉशिंग मशीन छत के ऊपर पड़ी हुई है। पहली बात, तमाम हाजियों को 20 से डिवाइड करें, जो आपका आंसर आएगा उतनी वॉशिंग मशीनें छत के ऊपर पड़ी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे 400 हाजी रह रहे हैं उस इमारत के अंदर, तो आप उसे 20 से डिवाइड करेंगे तो छत के ऊपर 20 वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पे 12 पड़ी हुई हैं या 15 पड़ी हुई हैं, तो आप इसे नोट कर लें, जो तादाद कम है वो आप पूरी करवाएं, उसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट का हिस्सा बनाएं। दूसरी बात, आपने ये इंश्योर करना है कि तमाम वॉशिंग मशीनें जो हैं उनके साथ बिजली का कनेक्शन हो, ताकि वहाँ पे सॉकेट लगा हो, ताकि इन्हें वक्त ज़रूरत चलाया जा सके। इन सब को चेक करके देखने क्या बिजली यहाँ पे है। और तीसरी, उससे भी अहम बात है कि इन तमाम मशीनों के लिए पानी का यहाँ पे हर एक के साथ अलग-अलग टैप या पाइप लगा हो। हर एक को वाटर सप्लाई मिलती होनी चाहिए, ताकि जब कपड़े धोए जाएँ तो यहाँ पे पानी आता हो। अगर आपने ये एरिया भी चेक कर लिया है तो आपकी बिल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती जा रही है। बिल्डिंग में देखते जाएं, जब आप चल रहे होते हैं कॉरिडोर्स के अंदर, कमरों के अंदर, अगर कहीं पे स्टेन उतरा हुआ है, पेंट उतरा हुआ है, पेंट जो है वो उखड़ा हुआ है, तो उसको आप रिपेयर करवा लें। बिल्डिंग के मालिक को इन राइटिंग नोटिस देंगे तो वो उसे ठीक करा देगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि ये पिछले सालों में मुलाहिदा किया गया है, जो बिल्डिंगें हमने हाज मिशन ने रेंट आउट की थी, कि बिल्डिंग की दीवारों के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, समटाइम बड़े क्रैक भी होते हैं। तो अगर आप देखते हैं क्रैक बहुत छोटा है, माइनर है, तो उसे आप पेंट के ज़रिए, उसको पेंटीन के ज़रिए फिल करा दें।
हाँ, अगर आप समझते हैं कि क्रैक बहुत बड़ा है और इससे बिल्डिंग की दीवार जो है वो डेंजरस हद तक चली गई है, तो फिर आप इसको एमसीओ ऑफिस में रिपोर्ट करें। और जब तक एमसीओ का बिल्डिंग डिवीजन, जो कि इंजीनियरिंग विंग है बेसिकली, वो इस बिल्डिंग को क्लियर नहीं करेगा कि ये बिल्डिंग जो है वो हाजियों की रिहाइश के लिए महफूज है, तब तक आप इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इसकी ओके रिपोर्ट नहीं देंगे। मैं रिपीट करता हूँ, क्रैक अगर छोटा है तो आप समझते हैं कि इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है तो उसे ठीक करा लें। क्रैक अगर बड़ा है तो इन राइटिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजें एमसीओ को, और बिल्डिंग डिवीजन को रिक्वेस्ट करें थ्रू एमसीओ कि आप इसको आकर देखें और चेक करें। और जब तक बिल्डिंग डिवीजन इसको क्लियर नहीं करेगा, हम उसे क्लियर अपने तौर पर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ये स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग के अंदर छोटी छोटी लाइनें हैं, क्रैक हैं। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा बरसात के मौसम में यूजली सीमेंट जो है वो फट जाता है, तो ये ऐसी कंडीशन है जैसे आप ऊपर भी देख रहे हैं। तो इस क्रैक को मैं बड़े सेफली माइनर टाइप का क्रैक कह सकता हूँ। इसे आप पेंट के ज़रिए ही फिल करवा लें। अगर आप पेंट से फिल नहीं करवाएंगे तो हाजी आके शिकायत करेंगे कि शायद ये दीवार गिर जाए, और वो छोटी छोटी खदशात का, छोटे छोटे शुबहात का शिकार रहेंगे। तो इसे आपने ज़रूर फिल करवाना होता है। आगे चलते हैं। ख़ज़ान। ख़ज़ान बेसिकली यहाँ पे पानी की उस रिजर्वायर को कहते हैं जो हर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के नीचे होता है, बेसमेंट में होता है। बेसिकली आप देख रहे हैं इसका एक ढकना है, यहीं से वाटर सप्लाई जो कि बेसिकली कंटेनर की फॉर्म में आती है, इसके अंदर पानी डाल के इसको भरा जाता है। तो ख़ज़ान जो है वो जब आप इंस्पेक्शन कर रहे होंगे तो आपने ख़ास तौर पे नोट करना है ये पानी से भरा होना चाहिए। इसके अलावा भी छत के ऊपर भी एक छोटी टैंकी होती है, इसी ख़ज़ान से, ये जैसे आप देख भी रहे हैं दो पाइप लगे हुए हैं, ये दो मोटरें बेसिकली लगी हुई हैं जो कि पानी को खींच के छत पे लेके जा रही हैं। तो आपने छत वाली टैंकी को भी चेक करना है, उसके अंदर भी पानी फिल होना चाहिए। इस खदान को भी चेक करना है, ये भी पानी से भरा होना चाहिए। और ये जो दो मोटर हैं या एक मोटर है जिससे पानी ने ऊपर जाना छत के ऊपर, उस मोटर को भी आपने चला के देखना है, वो भी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। सम टाइम होता यह है कि खदान भी पानी से भरा होता है लेकिन मोटर ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से छत पर पानी नहीं जा सकता और फिर हाजियों के लिए पानी का मसला बन जाता है। अगली स्लाइड है। आपने तमाम बिल्डिंग को देख लिया, आपने तमाम चीज़ों को चेक कर लिया, आप उसे अपनी जो चेक लिस्ट है उसके ऊपर टिक या क्रॉस की फॉर्म में नोट करते गए। अब वो चीज़ें जो आपने क्रॉस की फॉर्म में दी, जो कि बेसिकली उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं है, उसकी बेस पे आपने पहला नोटिस देना होता है। यूजली हम एज ए प्रैक्टिस 24 घंटे का नोटिस देते हैं। नोटिस का सैंपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नोटिस में ये लिखा जाता है कि मैंने इस तारीख को इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन की है और इस बिल्डिंग में दर्ज दैल जो चीज़ें हैं वो कम हैं या ख़राब पाई गई हैं, जिसमें 10 एसी हैं, 15 वाशरूम की सफाई होने वाली है, 4 कमरों के ताले टूटे हुए हैं, 6 गद्दे जो हैं वो बदलने वाले हैं, 3 बेड वो टूटे हुए हैं। वो तमाम तफसील जो आपने क्रास की फॉर्म में लिखी है वो लिखी जाती है। उसके बाद आप अगला पैरा लिखते हैं। जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर आप ये तमाम चीज़ें तब्दील कर दें। सूरत दीगर हम इसे खुद तब्दील कर देंगे और आपकी पेमेंट में से पैसे काट देते हैं। अगर वो आप देखते हैं कि 24 घंटे के नोटिस के बावजूद बिल्डिंग का मालिक या हार्स वो चीज़ें तब्दील नहीं करता, तो फिर उसे दूसरा नोटिस दिया जाता है जो 6 घंटे का होता है। उसमें लिखा जाता है कि हमने आपको पहला नोटिस दिया था 6 आवर्स के लिए दिया था, 24 आवर्स के लिए दिया था, आपने ये चीज़ें ठीक नहीं की, अब मैं आपको दूसरा नोटिस देता हूँ 6 घंटे के लिए, आप इसे ठीक कर दें, बसूरत दीगर हम इसे खुद ख़रीद कर ठीक करवा लेंगे। आप देखते हैं कि इन दोनों नोटिस से भी कुछ नहीं बना तो आप एक स्पेशल रिपोर्ट एमसीयू को फिर भेजें, ताकि एमसीयू का जो स्टाफ है हायर लेवल पे, चूँकि चीज़ें महंगी होती हैं, उन्होंने अगर परचेज़ होना है तो फिर वो अपने तौर पर परचेज़ करते हैं। तो एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी जाती है जिसमें ये लिखा जाता है कि मैंने फ़लाँ बिल्डिंग की इंस्पेक्शन की थी, फ़लाँ वक्त पे पहला नोटिस दिया था उसकी कापी लफ है, फिर दूसरा नोटिस दिया था उसकी भी कापी लफ है, लेकिन बिल्डिंग के मालिक ने या हारस ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप बिल्डिंग के मालिक को या तो पाबंद करें या अपने तौर पर ये चीज़ें ख़रीद कर बिल्डिंग में डाल दें। मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। ये एक स्पेसिमन नोटिस है। इस पर आप देख रहे हैं कि सेक्टर का नंबर लिखा हुआ है 6, इस पर बिल्डिंग का नंबर लिखा हुआ है 605, और इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो हमने की थी 8/10/2014 को दर्ज ज़ैन जो नुकाइस पाए गए कि बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हो रही, इसमें बेड नहीं लगाए गए, ये नीट एंड क्लीन नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, मग लोटा और बाल्टी नहीं है, बिल्डिंग का रैंप नहीं है। तो आफ्टर द लैप्स ऑफ 24 आवर आपने ये इसको रेक्टिफाई भी नहीं किया, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले 6 घंटे के अंदर दोबारा जो है ना वो आप इस चीज़ों को पूरा करें। तो ये दूसरा नोटिस है। बेसिकली यही नोटिस पहले भी था, फ़र्क यहाँ पे आता है कि यहाँ पे मैंने 6 आवर्स का टाइम दिया है इनको, पहले नोटिस में 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। और ये नोटिस आप देख रहे हैं किसको, हारस को। ये वही हारस है जो हमने शुरू में देखा था, जो कि मालिक है इमारत का, उसका नुमाइंदा, उसको रिसीव करवाया जाता है। एक कापी उसको
दे दी जाती है, एक कापी जो एमसीयू भिजवाई जाती है और एक कापी जो बिल्डिंग के अंदर ही फाइल, ऑफिस में जो फाइल मेंटेन हो रही है उसमें रखी जाती है। तो इस तरह हर नोटिस की 3 कापियाँ बनती हैं। नोटिस ऑलमोस्ट यही होता है। जो मैंने स्पेशल रिपोर्ट की बात की, जब आपने देखा कि 2 नोटिस देने के बावजूद चीज़ें मूव नहीं हुई, तो फिर मैंने डायरेक्टर अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट को, जो मक्का मुकरमा में बैठते हैं और हम मुआवनीन के हेड यही होते हैं, उनको स्पेशल रिपोर्ट रिगार्डिंग बिल्डिंग 605 के मैंने पहला नोटिस दिया, फिर मैंने दूसरा नोटिस दिया। लेकिन इसके बावजूद बिल्डिंग तैयार नहीं हो रही है एंड ये सिचुएशन डिमांड करती है कि आपका ऑफिस इस मामले में इंटरफेयर करे, इंटरवीन करे। तो फिर मैं ये रिपोर्ट भेज दूंगा। फिर ये रिपोर्ट आगे डायरेक्टर हज और फिर डीजी हज तक जाती है और फिर बिल्डिंग के मालिक को एमसीयू में बुलवाया जाता है और फिर उससे कहा जाता है कि ये चीज़ें जो है, जो भी आपने पॉइंट आउट की होती हैं, वो पूरी करवाई जाती हैं। इसके बाद जैसे ही आपने इंस्पेक्शन मुकम्मल करनी, तो हमने एक कागज़ का टुकड़ा जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट की फॉर्म में भेजना होता है। ये भी बेसिकली चेकलिस्ट की तरह कॉलम ही बने होते हैं। इसमें सबसे पहले बिल्डिंग का नाम होता है, फिर बिल्डिंग के मालिक का नाम होता है, फिर हारिस का नाम और फ़ोन नंबर होते हैं। फिर वो तमाम चीज़ें जो मौजूद होती हैं उनको यस कर दिया जाता है, जो मौजूद नहीं होती है उनको नो कर दिया जाता है। और उसको पेज को साइन करके तो उस बिल्डिंग की जो फाइल है एमसीयू के अंदर, उसमें भी एक कापी लगवाई जाती है और एक सेक्टर ऑफिस में फाइल मेंटेन होती है उस बिल्डिंग की, उसमें भी कापी लगा दी जाती है। आखिर पे मैं बात करूंगा, ये बहुत अहम बात थी जो मुझे शुरू में करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जानबूझ के इसे आखिर तक पेंडिंग रखा, कि इंस्पेक्शन करने की जो टीम बनाई जाती है वो कैसी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप फर्स्ट फ्लाइट पे यूजली जो मुआवनीन जाते हैं शुरू में, जिन्होंने ज़्यादातर इंस्पेक्शन करनी होती है, 8 या 10 या 12 लोग होते हैं एक सेक्टर के अंदर। तो अगर तो आप देखते हैं, जैसे हमने शुरू में 3 बिल्डिंग को देखा कि पहली बिल्डिंग में 1600 हाजियों ने आना था। तो नेचुरली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कम से कम 200-300 कमरे होंगे। तो 200-300 कमरों की इंस्पेक्शन अगर आपने करनी है तो आप एक बिगर टीम बनाएं, एक ही बड़ी टीम बनाएं। जैसे ये 10-12 लोग नज़र आ रहे हैं और तमाम साथी एक ही फ्लोर पर चले जाएं और बारी बारी एक पहले कमरे की इंस्पेक्शन तो आप सब इकट्ठे करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंस्पेक्शन करते कैसे हैं। और इस टीम के अंदर 1 या 2 साथी ज़रूर ऐसे होते हैं जो पिछले सालों में भी आए होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस भी होता है। तो उनके साथ मिलकर आप एक कमरे की इंस्पेक्शन करें। तरीका वही है जो हमने स्लाइड्स के ऊपर देखा। और उसके बाद फिर हम 1-1, 2-2 कमरे बांट देते हैं और आधे पौने घंटे में वो पूरा फ्लोर कर देते हैं। और 3 या 4 घंटे गुजारने के बाद हमारी वो सारी बिल्डिंग जो वो क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बिल्डिंग छोटी छोटी हैं, उसमें 200 हाजी हैं, 250 हाजी हैं, तो फिर इतनी बड़ी टीम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की बिल्डिंग के लिए छोटी टीमें बनाएं, 3 या 4 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम। तो अगर आपके पास 12 साथी हैं तो आपकी 3 टीमें बन जाएंगी और हर टीम को एक एक बिल्डिंग एलोकेट कर दें। अगर वो एक दिन में एक भी बिल्डिंग करेंगी तो शाम तक आपकी 3 बिल्डिंग्स हो चुकी होंगी। तो इंस्पेक्शन की टीम जो है, इसकी फॉर्मेशन और कंपोजिशन मैं दोबारा बताता हूँ। 2 बातें मैंने की हैं। एक तो हर टीम के अंदर एक एक्सपीरियंस्ड पिछले सालों में आया हुआ साथी ज़रूर होना चाहिए, जैसे इंस्पेक्शन का डिटेल में आइडिया हो। और दूसरा, अगर बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो बड़ी टीम बनाएं, अगर छोटी बिल्डिंग्स हैं तो छोटी छोटी टीमें बनाएं और ज़्यादा टीमें बनाएं। मैं अपने शुरू वाले तारफ़ी जो जुमले थे उनको दोहराता हूँ। ये बहुत अहम है कि आपकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका हज मिशन जो है वो ज़रूर कामयाब होगा। मैं ये इंग्लिश का फ़िक्रा पढ़ना चाहूँगा। प्लीज़ नोट, इफ़ बिल्डिंग इज़ वेल प्रिपेयर्ड, हाजीज़ विल रिमेन कंफर्टेबल एंड सो द मुआवनीन। जब आपके हाजी इत्मीनान से रहेंगे तो आपके मुआवनीन को, आप लोगों को भी वो कम तंग करेंगे और आप भी खुश रहेंगे। इसलिए बिल्डिंग की तैयारी करते हुए बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। मैं अपने तमाम जो प्रोसेस को मैंने आपके सामने पेश किया, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत गौर से सुना। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।